दोस्तों, एक बड़ा इम्पोर्टेंट कल मैं जानकारी ले रहा था। आप में से जानना चाहूंगा, काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो इतिहास के जानकार हैं। कितने लोग ये जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कोई भी तुरंत अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्या काम किया? एनी जो 2 लाइन में बताना चाहें कि उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्या काम किया? आई थिंक उन्होंने भगत सिंह को मोटिवेट किया था। उनके मन में एक आग लगाई थी कि हमें अपने देश में कुछ करना चाहिए, मेरे हिसाब से। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बिल्कुल सही जवाब है कि जलियांवाला बाग कांड के बाद जो मैस्केयर जिसको कहते हैं, यानी नरसंहार, जिसके लिए आज तक ब्रिटिश सरकार ने माफी नहीं मांगा, आज भी हमें इंतजार है कि वो माफी मांगे अपने उस कृत्य पर जो निर्दोष बूढ़े, बच्चों, औरतों और अपाहिज लोगों पर भी उन्होंने गोलीबारी की थी। और आज भी उसकी गिनती नहीं है, आज भी उसके निशान हमारे देश को पीड़ा पहुंचाते हैं और आज भी हमें उसके माफी का इंतजार है। मेरा इशारा आपको यह है कि कई बार अक्सर हम स्पोर्ट्स से उदाहरण देते हैं, फिल्मों से उदाहरण देते हैं, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आपका आत्मगौरव अपने देश के बारे में जानने से आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने वो चिंगारी लगाई थी जिसके बाद आपने 1947 में आजादी का स्वाद चखा और पूरे दीवाने मतवालों की टोली पैदा हो गई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे वो राजगुरु थे, सुखदेव थे, अशफाकुल्ला खान थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या महात्मा गांधी खुद थे, सरदार पटेल थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे। सारी जो ये सीरीज निकली, उसका मेन रीजन था लाला लाजपत राय के हत्याकांड और जलियांवाला बाग। मेरा यहां जिक्र करने का उद्देश्य है कि सारे नाम लिए गए, एक नाम मैं लेता हूं, कौन उनके बारे में बताएगा, जिनका नाम था सरदार ऊधम सिंह। कोई एक जो सबसे पहले बताना चाहे अपना माइक ऑन करे। सर। हेलो जी राजेश जी। जी सर, ऊधम सिंह जी जो थे, इन्होंने जाकर के लंदन में जो है जनरल डायर थे, उनको मारा था वहां पे जाकर के, उनके देश में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन बस इसमें एक करेक्शन है। कौन करेक्शन करेगा? एक करेक्शन है छोटा सा। सैंडर्स की हत्या की थी, नाम सैंडर्स था सर। नहीं, सैंडर्स नाम नहीं, नाम तो डायर ही था, लेकिन और करेक्शन कौन करेगा? नाम डायर था, जिनका हत्या क्या की थी, जिनको गोलियों से भून दिया था, 6 गोलियां उतारी थी उनके सीने में। जी। बहुत ही मेहनत करके वो भारत से वहां पहुंचे थे। उसका उन्होंने जो तरीका अपनाया था, छुप कर जहाज से गए थे किसी भी तरह से। तो आई थिंक वही बहुत मतलब उनको मोटिवेट किया था कि मैं किसी भी हाल में वहां पहुंचूं और उनको वहां पे मारूं। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन। राजेश जी ने 99% तक पहुंचा दिया है मंजिल पर, बस 1%। क्योंकि आज की यही स्टोरी मैं आप लोगों से इसलिए जानना चाहूंगा। 2 बातें अगर नहीं आप जानते हैं तो एक सरदार ऊधम नाम से एक मूवी है, उसको देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उन पर ऑटोबायोग्राफी है, किताबें हैं। मैं करेक्शन कर देता हूं। जनरल डायर की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी जिसने गोलियां चलवाई थी, लेकिन जिसने गोलियां चलवाने का ऑर्डर दिया था उसका नाम था जनरल के बजाय ओ डायर। और ओ डायर को उन्होंने मारा था क्योंकि जनरल डायर की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, मगर गोली चलाने वाले ने ऑलरेडी इस बात को कहा था कि उसने लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए किया था, उसे अपने किए का कभी पछतावा नहीं था। और यही वजह बनी कि सरदार ऊधम सिंह ने बहुत सारी चीजें की। अब मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार उसको बताता चलता हूं और फिर मैं रिलेट करता हूं कि आज मेरा यहां बताने का उद्देश्य क्या है।
सरदार उधम उस समय 18 साल से नीचे के थे और उन्होंने पूरी रात लोगों की लाशें ढोई। उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई, उनके जाने कितने अपने लोग, उन्होंने सैकड़ों लाशों को ठेलों पर रख करके ढोया था, लेकिन बचा नहीं पाए। पूरी रात वो खून से लथपथ दौड़ते रहे। वो लड़का जिसे उसके गुरु ने केवल एक चीज कही थी कि जवान होने के दो ही अर्थ होते हैं, या तो आप, अब यहां पर ये डिस्टरबेंस आपको इशारा कर रहा है कि लोग कितना प्रोफेशनल हैं, है ना? माइक ऑन हो जाता है। जी। तो एक ज्वाला उनके मन में भी धधकी और फाइनली उन्होंने 21 वर्ष का समय लिया। 21 वर्ष वो अलग अलग रास्तों से प्रयास करते रहे। फाइनली वो रशिया होकर के, जो उस समय यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, उसके रास्ते होकर के वो ब्रिटेन पहुंचे। वहां पर कई अवसर उन्हें मिले। वो माफ कर देना भी चाहते थे, लेकिन जब उस बंदे के पास रिवॉल्वर लेके जाते थे तो वो यही कहता था हमेशा कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। फिर उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में उसकी हत्या की। उन्हें बहुत निर्ममता के साथ पीड़ा दी गई, लेकिन उन्होंने अपने बात पर वो कायम रहे। उन्हें वो पीड़ा कभी नहीं भूली थी और अल्टीमेटली इतिहास में एक अमर नाम लिखाया। और आज भी माएं अपने बच्चों का नाम ऊधम से करती। इसको बताने के पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि अगर हमारा लक्ष्य हमारे दिल को छू गया है, हमारे दिल को बींध गया है ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। जब तक आप नाकामयाब हैं, जब तक आप असफल हैं, जब तक आप रुके हुए हैं, तब तक सिर्फ एक वजह से रुके हैं कि कोई ऐसा कारण नहीं रहा जिसने आपको आर पार बींध दिया। जिस बच्चे ने पूरी रात लाशों को ढोया हो, उस बच्चे से ज्यादा खौफनाक वाई किसका होगा? और उसे ये परवाह नहीं रही कि उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसके बदन पे खौलता तेल डाल दिया गया, उसे कोई परवाह नहीं रही। यहां तक कि फांसी के फंदे पर भी वो हंसते हुए गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उस व्यक्ति को हत्या करके, उस व्यक्ति को मार करके एक मैसेज दिया है भारतीय यूथ को, जिसकी वजह से आज 1947 के बाद हम आजादी की सांस ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से सवाल ये है, आपके और आपके बच्चों और आपके पत्नी और आपके परिवार और आपके माँ बाप और आपके रिश्तेदारी में लोग इंतजार कर रहे हैं आपके कामयाब होने का, कि आप एक मिसाल बने और आप उन्हें एक लौ जला करके दें जिससे वो भी आर्थिक आजादी पा पाए। कब करेंगे? और यही मेरा आज का शुरुआत है। तो चलिए फटाफट हम लोग टोटल 20 पॉइंट्स को कवर करेंगे। समय कम है क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी विलंब से चल रहे हैं, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। नंबर 1, डिसीजन वर्सेस इनडिसीजन, निर्णय या अनिर्णय। जो डिसीजन होता है, बाएं तरफ लिख लीजिए निर्णय और दाहिने तरफ लिख लीजिए अनिर्णय, यानी इनडिसीजन। जो निर्णय होता है वो हमेशा भावनात्मक होता है, दिल से लगा होता है। जो अनिर्णय होता है उसमें भावना का अभाव होता है, जिसको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल कहते हैं। निर्णय में हमेशा एक जुनून होगा, पागलपन वाला जुनून होगा। अनिर्णय में जुनून का अभाव होगा। उस आदमी को देख करके आप बता सकते हैं कि जुनूनी नहीं। तीसरा, निर्णय हमेशा दीर्घजीवी यानी सतत होता है, यानी परमानेंट होता है। लेकिन जो अनिर्णय होता है, जो अनिर्णय वाला व्यक्ति होता है, वो अल्पजीवी होता है, क्षणिक होता है। कभी एक्साइटेड हो जाएगा, कभी लेट जाएगा, कभी शादी में चला जाएगा, कभी अस्पताल चला जाएगा। वो अजीबोगरीब काम करता है। चौथा, निर्णय वाला बाधाओं से बेपरवाह होगा। बाधाएं आएंगी, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या उसके साथ हो रहा है। लेकिन जो अनिर्णय वाला होगा, वो सारी बाधाओं को ऐसे मानता है जैसे भगवान ने उसी के लिए बनाया। बस ये बाधाएं जरा निपट जाए फिर मैं आता हूं। निर्णय वाले व्यक्ति के पास एक निश्चित तिथि होती है, एक निश्चित डेट होती है, इसलिए वो निर्णय वाला कहलाता है। अनिर्णय वाला तिथि रहित होता है, कल्पनाशील होता है। इस साल कर लेंगे, है ना, अगले महीने कर लेंगे।
कल कर लेंगे, ये सब उसके सेंटेंस होते हैं। निर्णय वाला व्यक्ति ऊर्जा और उत्साह से लबरेज होता है और अनिर्णय वाला व्यक्ति उत्साहहीन होता है। उससे कुछ देर मिलेंगे, जिस दिन मीटिंग अटेंड करेगा एक्साइटेड होगा, अगले दिन वो बिल्कुल जो है वो लटका हुआ आम होगा। 7वां, निर्णय वाले व्यक्ति में डर का बिल्कुल अभाव होगा, उसे पता ही नहीं चलता डर वो कहां छोड़ आया। जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो मैंने इरादा कर लिया। लेकिन जो अनिर्णय वाला व्यक्ति होगा हमेशा डरा रहेगा सेफ गेम के लिए, है ना, वो डिफेंसिव खेलता है, निर्णय वाला ऑफेंसिव खेलता है। 8वां है, निर्णय वाला व्यक्ति बोलेगा हर हाल में करना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन अनिर्णय वाला बोलता है अनुकूल स्थिति आने दो फिर मैं करूंगा, बस ये सीजन चला जाने दो फिर मैं करूंगा, ये जाड़ा जरा चला जाए मैं फिर करूंगा। 9वां, निर्णय वाला व्यक्ति रात दिन अपना सपना आंखों में पाले रहता है, जब कहिए तो वो पेंटिंग करके दिखा दे आप। लेकिन अनिर्णय वाला व्यक्ति वो सपने पूछो तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी आपको टहलाएगा, वो आपको नहीं टहलाता, वो खुद ही को टहलाता है। 10वां, निर्णय वाला व्यक्ति हमेशा लक्ष्य के लिए उत्साहित होता है, जबकि अनिर्णय वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कभी कभी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभी आधा एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभी लेट जाता है। ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आप निर्णय वाले हैं या अनिर्णय वाले, और आपकी टीम में कोई निर्णय वाला है या निर्णय वाला। 11वां, टीम निर्माण के लिए जान लगा देता है निर्णय वाला, जी जान लगा देता है, और उसकी टीम में भी वैसे ही कट्टर लोग आते हैं। लेकिन अनिर्णय वाला अधूरे मन से लगाता है, इसीलिए उसकी टीम में भी अधूरे मन वाले लोग आते हैं। 12वां, टीम लीडर जो होता है, जो निर्णय वाला होता है, वो मेंटर्स के मार्गदर्शन में काम करता है, लेकिन जो अनिर्णय वाला होता है वो खुद ही के मार्गदर्शन में काम करता है। उसे सब पता है, परम ज्ञानी आदमी है, वो किसी भी पिन पर हो उसका ज्ञान क्राउन से कम नहीं होता। नंबर 13, निर्णय वाला व्यक्ति अच्छे लीडर को अपनी टीम में लाता है, लेकिन अनिर्णय वाला व्यक्ति किसी को भी पकड़ लाता है और उसी को बोलता है, नहीं नहीं, भालू को बोलता है पीट पीट के, तो बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। 14वां, निर्णय वाला व्यक्ति मोमेंटम बनाता है, क्योंकि उसे मालूम है तभी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अनिर्णय वाला व्यक्ति मोमेंटम को तोड़ता है, कोई मोमेंटम उसका अपलाइन बनाएगा वो तोड़ देगा और अपनी टीम में नहीं लागू करेगा। 15वां, प्रोग्रेस चेक करता रहेगा निर्णय वाला व्यक्ति, क्योंकि उसे उसके मंजिल पे पहुंचना है उस तारीख को। लेकिन अनिर्णय वाला व्यक्ति प्रोग्रेस चेक नहीं करेगा। हाँ हाँ सर, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं सर, क्या करें, अभी क्या बताएं, ऑफिस में बड़ी बवाल आ गई, ये सब उसके डायलॉग होते हैं। 16वां, कामयाब लोगों की संगत में बैठा रहेगा निर्णय वाला, और अनिर्णय वाला किसी भी संगत में बैठ जाएगा, कभी कामयाब, कभी औसत, कभी किसी की भी संगत में, है ना, कभी पुराने दोस्तों के साथ बैठ जाएगा, वहां कपास्टिक करने लगे, क्योंकि उसके पास टाइम ही टाइम है, निर्णय नहीं है ना। 17वां, निर्णय वाला व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, अनिर्णय वाला व्यक्ति खुद ही पर अविश्वास करता है। 18वां, निर्णय वाला व्यक्ति आदतें बदलता है और अनिर्णय वाला व्यक्ति आदतों का गुलाम होता है। 19वां, लक्ष्य की तड़प होती है निर्णय वाले को, और अनिर्णय वाले को, इनडिसीजन वाले को क्षणिक तड़प होती है और फिर शांत हो जाती है। और 20वां और आखिरी, निर्णय वाला व्यक्ति हार नहीं मानता और अनिर्णय वाला व्यक्ति कोशिश करता है और फिर हार मान जाता है, फिर कोशिश करता है और फिर हार मान जाता है, और फाइनली वो हथियार रख देता है। मेरा इशारा आज आपको यही है कि सबसे पहले आप खुद जज करें, हम निर्णय के जोन में हैं क्या निर्णय के जोन में हैं। अगले हफ्ते इस पर फिर बात करेंगे, क्योंकि आज समय कम है, इस वजह से हम लोग इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं। तो जो लोग 9% एंड अबव हैं वही लोग अगली मीटिंग में जुड़ें, बाकी लोग अभी इंतजार करें अपनी पिन बढ़ाने का और उसके बाद जुड़ें। थैंक यू, नमस्कार, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।